नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यूक्रेन संकट पर सामने आ रही है। यूक्रेन से अब तक 12,000 भारतीय बाहर निकाले जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन से अब तक 12,000 भारतीयों को निकाला जा चुका है। कीव से सभी भारतीय नागरिक अभी बाहर निकले हैं। अब कीव में कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है। विदेश सचिव ने यह जानकारी दी है। 25 से ज्यादा अधिकारी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में तैनात हैं। अगले 3 दिनों में 26 उड़ानों का इंतजाम किया गया है। पोलैंड और स्लोवाक से भी अब उड़ान होगी, एमईए की तरफ से बताया गया है। तो यूक्रेन संकट पर आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे, खासतौर पर राजधानी कीव में फंसे हुए थे, वहां से सभी भारतीय को निकाल लिया गया है और अगले 3 दिनों तक 26 उड़ानों का इंतजाम किया गया है। कटिहार में आग लगने से करीब 20 घर जलकर राख हो गए। मनसाही थाना के कुरेठा पचवर्गा गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग में घर जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से आग की लपटें आपको दिखाई दे रही होगी। धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भीषण आग वहां लगी है। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पंजाब के सीएम चन्नी के बाद अब तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने बिहार के लोगों पर विवादित बयान दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव में बिहारी डीएनए है और वे बिहारी अधिकारियों का साथ मिलकर शासन चला रहे हैं। बिहार पर पहले पंजाब, अब तेलंगाना में सियासत। बिहार के मजदूरों से परेशानी, अफसरों से नाराजगी। क्या कांग्रेस को बिहार के लोगों से प्रॉब्लम है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार को लेकर दूसरे प्रदेशों में सियासत जमकर हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के बाद अब मोर्चा तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने संभाला है और अपने ही मुख्यमंत्री केसीआर में बिहार का डीएनए बता डाला है। आखिर क्यों रेवंत ने बिहार के डीएनए की बात कही, तो पहले उसकी वजह जान लीजिए। तेलंगाना में बिहार मूल के तैनात अधिकारी प्रमुख पदों पर विराजमान हैं और यही रेवंत रेड्डी को खल रहा है, क्योंकि मुख्य सचिव सोमेश कुमार, कार्यवाहक डीजीपी अंजनी कुमार, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, सीएम सचिवालय में सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, ये तमाम अधिकारी बिहार के ही मूल निवासी हैं और इसी को लेकर तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने गंभीर आरोप लगा डाला है। ये राष्ट्र चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार बिहार नुंचि वच्चिंडु, ये राष्ट्र डीजीपी अंजनी कुमार बिहार नुंचि वच्चिंडु, केटीआर कुंडे అత్యంత సన్నిహితుడైన మున్సిపల్ శాఖ కార్యదర్శి మీ అరవింద్ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు. కేసీఆర్ కు సలహాలు ఇవ్వడానికి ప్రశాంత్ కిషోర్ ను బిహార్ నుంచే తెచ్చుకున్నాడు. ఇలాంటి బిహారీ మూటతోని ఎందుకు కేసీఆర్ జంటగట్టిండో మీరు ఆలోచన చేయండి. దీనికి గల కారణాలు మూలాలను చూడండి. కేసీఆర్ డిఎన్ఏ, కేసీఆర్ మూలాలు, కేసీఆర్ ముత్తాతలు బిహార్ నుంచి వలస వచ్చిండ్రు. ఇది నేను చెప్తలేను, స్వయంగా కేసీఆర్ చెప్పాడు, మా ముత్తాతలు బిహార్ నుంచి వలస ఇక్కడికి బ్రతకడానికి వచ్చిండ్రు। रेवंत के इसी आरोप के बाद सियासत बिहार की भी गर्मा गई। सत्ता पक्ष के नेता कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस के डीएनए को परिभाषित भी कर रहे हैं। सुन लीजिए। जहां भी बिहार के लोग रहते हैं अपनी प्रतिभा के माध्यम से रहते हैं। अगर कांग्रेस को इतनी ही बिहारियों से चिढ़ है तो कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान कर होगा। हमको लगता है कांग्रेस का एकदम वैसे ही सीन बहुत बचा नहीं है। जो बचा खुचा है पूरा वाइप आउट करने में उनके लोग लग गए। तो ऐसे ही ज्ञान की भूमि रही है, ये तो प्राइड का जगह है ना। सारा ज्ञान तो इसी बिहार से निकला है जो देश और दुनिया में। तो यहाँ से लोग उसके डीएनए में ज्ञान है, तो वो डीएनए कैसे चेंज कर दीजिएगा।
तो वहीं कांग्रेस इस मामले में बैकफुट पर है। पार्टी नेता लगातार सफाई देने में लगे हैं, जबकि विपक्षी आरजेडी ने तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष को बयान के लिए माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस का सवाल नहीं है, वो अपने राज्य के संदर्भ में कुछ बोले होंगे। कांग्रेस पार्टी को तो बिहारियों पर गर्व होता है, क्योंकि पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बिहारी नहीं हो। आज अगर पंजाब में खुशहाली है, तेलंगाना में विकास हो रहा है, तो बिहारी डीएनए का असर है। वहाँ के ज़्यादातर हमारे बिहार के ही अधिकारी पदाधिकारी आज वहाँ हैं, तो बिहारी तो होना गर्व की बात है। और बिहारी अपनी छाप तो अंतरिक्ष में भी छोड़कर अपनी पहचान बना चुका है। इसलिए तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। सियासत में बिहार के डीएनए को लेकर जो राग तेलंगाना के कांग्रेस नेता ने छेड़ा है, वो बताता है कि पार्टी की सोच कितनी कुंठित है, कितनी संकीर्ण है। ऐसे बयानों से क्षेत्रीय वैमनस्य फैलता है। पार्टी की सेहत कभी नहीं ऐसे बयानों से बेहतर होती है। इसलिए नेताओं, खासकर कांग्रेस के नेताओं को विवादित बयानों से परहेज जरूर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेताओं से राजधानी पटना के कपड़े धोने वाले नाराज हो गए हैं। सबसे बड़े धोबी घाट पर नेताओं के कपड़े धुलने का काम बंद कर दिया गया। दरअसल कपड़े साफ करने वालों की लंबी मांग सालों से पूरी नहीं की जा रही है। ऊपर से इनकी रोजी रोटी के लिए बने जगह पर बुलडोजर चल रहा है, जिससे नाराज होकर धोबी घाट के लोग आंदोलन के मूड में हैं। पटना के सबसे बड़े धोबी घाट पर कपड़े साफ करने वाले लोग नेताजी की वादा खिलाफी से परेशान हैं, नाराज हैं। पिछले महीने की 17 तारीख को ही धोबी घाट के लोगों ने ऐलान किया था कि वे 1 मार्च से नेताओं के कपड़े नहीं धोएंगे, लेकिन मंगलवार को जब न्यूज़ 18 की टीम मौके पर पहुंची तो धोबी घाट का नजारा ही बदला हुआ था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के बेली रोड में हड़ताली मोड़ के पास, और ठीक हमारे दाहिनी ओर जो आप देख रहे हैं 1914 में इस धोबी घाट का निर्माण कराया गया था। और बिहार के सियासत के जो भी बड़े चेहरे थे, शायद ही कोई ऐसा होगा जिनके कपड़ा इस धोबी घाट से न धुला हो। लेकिन आज इस धोबी घाट पे संकट है और इस धोबी घाट को तोड़ा जा रहा है। और इसके विरोध में जो धोबी घाट है, वहाँ के जो भी कपड़े धोने वाले लोग हैं यहाँ पे विरोध में बैठ गए हैं। और दरअसल धोबी घाट को तोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ के लोग बेहद नाराज हैं। एक तो लंबित मांगे पूरी नहीं हुई, ऊपर से घाट को भी तोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। अब तो विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी की जा रही है। अंग्रेज गवर्नमेंट ने धोबी घाट पर कपड़ा धो के समाज सेवा करने के लिए दिया और नीतीश कुमार उसको तोड़ रहे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? आपने कहा था कि हम नेताजी का कपड़ा नहीं धोएंगे, तो आज से तय कर लिया आप लोगों ने? नहीं, आज तो मैं टोकन स्ट्राइक को स्मरण याद करा रहे हैं और याद कराएंगे 2007 का कि आपका आपने अनुशासन दिया था, आप इसको हमारा मांग को पूरा करें। अगर निकट भविष्य में अगर ऐसा नहीं कहता, चलता हुआ शस्त्र को भी हम जो विधानसभा चल रहा है सेशन, उसको मैं घेराव करूंगा, जन आंदोलन तेज करूंगा। श्याम रजक भी यहाँ पे मौजूद है। सर, ये जो धोबी घाट है, आपके समय जब आप मंत्री थे, आपने भी कहा था कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा, तो इसको तोड़ा जा रहा है। देखिए, पहले तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर हम उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। साथ ही रिटर्न गिफ्ट के रूप में उनको हम अपने वादा, उनके द्वारा किए गए वादा को याद दिलाना चाहते हैं। अंग्रेजों के जमाने का ये धोबी घाट आज बदहाली की मार झेल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर धोबी समाज से जुड़े लोगों ने सांकेतिक धरना देकर आगे की रणनीति को साफ कर दिया है। ऐसे में अगर जल्द इनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो नेताओं के क्रीचदार कुर्ते पैजामे की रौनक फीकी जरूर पड़ जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से मुलाकात की। शरद यादव ने तेजस्वी यादव को अपनी और अपने समकालीन नेताओं की विरासत संभालने की वकालत की। इस पर तेजस्वी ने कहा कि हाल के दिनों में जिस तरह से देश का माहौल बिगाड़ रहा है, उसके खिलाफ सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। सब जिम्मेदारी उन्हीं को है।
अब सब लोग की सारी जिम्मेदारी हट गई इन्हीं के ऊपर, सब जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। जो देश का जो माहौल जो बिगड़ा है, पूरी ताकत लगा करके जो असल मुद्दे हैं, जो देश हित में हैं, जो हमारी विचारधारा रही है सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की, उस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम। बॉलीवुड में किस्मत आजमाने गए अक्षत उत्कर्ष की मौत की जांच करने मुंबई पुलिस मुजफ्फरपुर पहुंची हुई है। मुंबई पुलिस ने अक्षत के परिजनों से बातचीत की और बयान दर्ज किया। बता दें कि 27 दिसंबर 2020 को अक्षत की मौत मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित घर में हो गई थी। अक्षत का शव तौलिए के फंदे से लटकता हुआ मिला था। अक्षत के चाचा ने तब भी हत्या की आशंका जाहिर की थी। अक्षत के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली स्नेहा चौहान संदेह के घेरे में थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया। मुजफ्फरपुर में हत्या का केस दर्ज होना और मामला सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग तक पहुंचने के बाद मुंबई पुलिस करीब 1.5 साल बाद अक्षत के घर वालों का बयान दर्ज करने आई है। स्थिति तब अजीब हो गई जब अक्षत के चाचा मुंबई पुलिस की गाड़ी के सामने ही लेट गए। वहां पे 6 फीट का आदमी 5.5 फुट के गमछा से पलंग पे बैठ के लटक कैसे गया? पुलिस ने आज तक इवन वहां पे जाके सीन की रिक्रिएशन तक नहीं किया कि ये हुआ कैसे। और हम लोग जो अपने घर में सीन रिक्रिएशन कर रहे हैं, किसी भी हर तरीके से नहीं लगता है कि वो लड़का लटक सकता है। आज तक 302 के मुकदमे में पुलिस ने आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं की। और आज बेगूसराय में पंचायत समिति सदस्य भारती कुमारी के पति संतोष को पुलिस लिखी गाड़ी पर सवार कुछ लोग साथ ले गए। ये लोग हथियार से लैस थे। पंचायत समिति सदस्य और उनके समर्थकों ने अपहरण का आरोप लगाते हुए सड़क जाम किया। पंचायत समिति सदस्य का कहना है कि उन्होंने आसपास के थानों में पता किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पुलिस की वर्दी में कुछ लोग संतोष को साथ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। भारती कुमारी का कहना है कि संतोष पर कोई केस नहीं है। वहीं मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी ने बताया कि जिस गाड़ी से संतोष को ले जाया गया है उस पर सरारी थाना लिखा था और मामले की पूरी जानकारी फिलहाल ली जा रही है। महिला हमको बोलने गई घर जाओ और मार डाल जाओ गोली से टाइप। जब तक हम घर आए तब तक मेरे हस्बैंड को सरारी पुलिस उस गाड़ी में लिखा हुआ था, उस गाड़ी में बैठा लिया। और हम पूछे इनको कि क्या हुआ, तो बोले हमको भी पता नहीं है कि हमको क्यों ले जा रहा। हम पूछे तो हमको धक्का मार मार के हटा दिया। कोई भी सटता था उसको कहता था कि गोली मार देंगे। कौन पुलिस वाले थे भाई? तो कुछ आदमी सिविल में भी थे, कुछ आदमी वर्दी में भी थे। एक गाड़ी थी जिस पर सरारी थाना लिखा हुआ था, वही लोग उठा के ले गए। महिला अपने नहीं थी, पूजा करने गई थी मंदिर, यही तो बताई। 6-7 की संख्या में थे, सब लोग के पास हथियार था और वही लोग। पटना में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर ठग गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पत्रकार नगर थाना पुलिस ने गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से 1 लाख नगद, कई एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। के नाम पे सर हम लोग थोड़ा सा करते थे और उसके एवज में पेपर का खर्च लिया करते थे सर। ये नेटवर्क कहाँ कहाँ था? नेटवर्क सिर्फ पटना में ही कर रहे थे सर। कितने लोग हैं आपके गैंग में? 5 से 5 लाख। कब और मतलब ठगी में केवल लोन देते थे या और नहीं? और कुछ नहीं सर। किया तो जानकारी मिली कि ये लोग लोन देने के नाम पर ठगी करते हैं और इनका एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और इन लोगों ने एक ऑफिस खोल रखा है मलाई पकड़ी के पास। उसमें कुल 5 लोग हैं। ये लोग करते क्या है कि लड़कियां भी हैं? जी हाँ, 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। ये लोग व्हाट्सएप से, मेल से, कॉल करके, मैसेज भेज करके लोगों को कई तरह के लोन के नाम पर फंसाते हैं और फिर लोन का जो प्रोसेसिंग फी होता है, इंश्योरेंस या जीएसटी के नाम पर उनके पैसे लेते हैं और अल्टीमेटली उन लोगों को कभी लोन नहीं मिलता है। और ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं सिम कार्ड जिसे ये लोग कॉल करते हैं, वो फर्जी पते पर होता है और ये लोग काफी ऊंची कीमत पर खरीदते हैं उन सिम कार्ड्स को।
गया पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 अपराधियों को धर दबोचा है। उनके पास से कई प्राचीन मूर्तियां भी बरामद की हैं। प्राचीन कालीन बुद्ध प्रतिमा और स्तूप सहित पाल, गुप्त और मौर्य कालीन मूर्तियां बरामद की गईं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बोधगया के कुछ मूर्ति तस्कर प्राचीन काल की चोरी की मूर्तियों की खरीद बिक्री के लिए जमा होने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मस्तपुरा स्थित प्राचीन मूर्तियों के तस्कर घूंघट चौधरी के घर पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 2 प्राचीन मूर्ति और 4 स्तूपों के साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद मूर्तियों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 13 करोड़ आंकी गई है। पाल, गुप्त और मौर्य कालीन मूर्तियां की नेपाल के रास्ते दूसरे देशों में तस्करी की जाती थी। कुछ मूर्ति से पाल काल की हैं, कुछ बता रहे हैं कि मौर्य टाइम की भी हैं, कुछ गुप्त काल की भी हैं। तकरीबन सभी 1000 से लेकर 1500 वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं, उसके पहले की सभी हैं। उनका एग्जैक्टली जो भी है, एएसआई की टीम और हमारे जो बिहार म्यूजियम के जो ऑफिसर्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी टीम जब इसको ऑफिशियली एक बार वेरीफाई करके उनको सब कुछ एग्जामिन कर लेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि कब की। लेकिन अनुमानित यह है कि सभी मूर्ति और जो भी यहाँ पर पाई गई है, स्तूप वगैरह है, ये सभी काफ़ी प्राचीन हैं। और जो इंटरनेशनल जो थेफ्ट मार्केट होता है, जो इंटरनेशनल जो चोरी का मार्केट है, जिसमें जहाँ पर एक खरीदारी करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उसमें काफ़ी करोड़ों में इसकी कीमत आंकी जा सकती है। बिहार की मिताली प्रसाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करना चाहती हैं, लेकिन पैसों की वजह से परेशानी आ रही है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो और माउंट एकांगुआ पर तिरंगा गाड़ चुकी मिताली को 35 लाख रुपए की जरूरत है। वो कई जगह गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन कहीं से आश्वासन नहीं मिला। अब तक चंदे की मदद से अपना सफर जारी रखने वाली मिताली को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से मदद का आश्वासन मिला है। मिताली को 20 मार्च तक रुपए जमा करने हैं, लेकिन अब तक इसका इंतजाम नहीं हो पाया है। स्माइल नहीं करना है। गर्व होता है मुझे कि मैं भारत देश की बेटी हूँ। मुझे बेहतर सौभाग्य मिला कि मैंने किलिमंजारो और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर फतह कर भारत की पहली बेटी बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसने विदाउट पोर्टर और गाइड के सपोर्ट के सबमिट किया। आज मेरे पास हौसला भी है, जुनून भी है, लेकिन आर्थिक तंगी ने मुझे कहीं न कहीं पीछे खींच कर रखा है। अगर मुझे आर्थिक सहयोग मिले भारत सरकार से, बिहार सरकार से, तो जरूर एक दिन पर्वतारोहण के क्षेत्र में बेहतर नाम करके दिखाऊंगी और देश का नाम सर्वोच्च शिखर पर। क्या लग रहा है, पैसे आपके लिए बाधक बन रहा है? क्या कहीं से कोई आश्वासन मिला? सरकार में तो मैं हर संभव प्रयास की, जैसे पीएमओ हो या सीएमओ, खासकर जनता दरबार हो, तो चीज़ें ऑनलाइन हैं, देख भी सकते हैं, आप सभी भी देख सकते हैं। तो मैं दिल्ली में भी खुद ही जाकर के लेटर दी थी, बट अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया है। तो मैं स्टिल वेट कर रही हूँ कि गवर्नमेंट शायद कुछ करे। आलोक रंजन झा सर से भी मिली थी, बट कुछ ऐसा रिस्पांस नहीं आया। क्या लग रहा है अभी सपना साकार होना बाकी है? हाँ, ऑब्वियसली टाइम बहुत कम है, तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़ते जा रहा है। का आपने सपना देखा है, क्या लग रहा आसान है? मुश्किल बहुत है। एक तो एवरेस्ट खुद ही बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए, और सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक पैसों का जो पहाड़ है वो बहुत ही ज़्यादा एवरेस्ट से भी ऊंचा लग रहा है फिलहाल मुझे। कितने पैसे की ज़रूरत है? 35 लाख की ज़रूरत है। और इसमें एक गुड न्यूज़ ये है हमारे बिहार के सारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि पहली बार BPCL का लोगो, यानी किसी भी PSUs की कंपनी जो होती है, उनका लोगो पहली बार बिहार में आ रहा है। कहाँ कहाँ आवेदन आपने दिया है और वक्त कब तक है? मैं 6 महीने से, हालांकि मैं 2016 से ही लगातार सरकार के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही थी सरकार को इसके लिए, और ऑन ग्राउंड अभी जैसे पब्लिक से रिक्वेस्ट करना वो 6 महीने से चल रहा है लगभग। गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे मौका दीजिए, इकोनॉमिकली सपोर्ट कीजिए। डेफिनेटली एवरेस्ट पे भारत का तिरंगा लहराएगा। बिल्कुल, तो मिताली प्रसाद है जिसे विश्वास है कि अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाए आर्थिक मदद का, तो निश्चित रूप से फिर से ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करेगी। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
यूक्रेन में रूस के हमले के बाद वहां हालात बिगड़ गए हैं, जिसके कारण पटना के सिटी चौक थाना क्षेत्र के हाजीगंज निवासी शिवांगी यूक्रेन में फंस गई हैं। शिवांगी के यूक्रेन में फंसे होने के कारण उसके परिजनों को उसकी चिंता सताने लगी है। परिजन उसके सकुशल वापसी की कामना कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने शिवांगी के परिजनों से मुलाकात की और वीडियो कॉल के माध्यम से यूक्रेन में फंसी मेडिकल की छात्रा से बातचीत की और उसका हौसला बढ़ाते हुए उसके सकुशल वापसी का भरोसा दिया। वहाँ से कोई बच्चा रेस्क्यू अभी तक हुआ कि नहीं? वहाँ का एक बहन का कहना है कि उसको अगर कुछ हो गया तो हम लोग मरने को कोई नहीं है, हम लोग का वही है, वो बच्चा है मेरा। और आइए अब आपको सुनाते हैं सुशील मोदी और शिवांगी के बीच हुई बातचीत के अंश को। सारी जानकारी हम लोगों ने दे दिया है और सब लोग लगे और धीरे धीरे मुझे लगता है कि स्थिति जो है कल से बेहतर स्थिति हुई है। रशिया पर दबाव भी बन रहा है, तो ईश्वर पर भरोसा रखो और पूरा हिम्मत रखो। तुम लोग जरा सा भी हिम्मत हारोगे तो घर वालों की हिम्मत हार जाएंगे। और तुम अकेले कितने बच्चे हैं वहाँ पर? 500 बच्चे एक ही जगह पर हो या उस इलाके में? नहीं ठीक है, वो ध्यान रखो। हाँ नहीं, वो भी हम लोग बात करते हैं कि कोई खाने वगैरह की दिक्कत नहीं हो। ये मधुसूदन जी हैं और ये इनकी पत्नी है। इनकी बच्ची 5th ईयर में है और यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है जो रूस से लगा है, वहाँ पर करीब 500 बच्चे फंसे हुए हैं। इनकी भी बच्ची वहाँ पर है, बंकर में है, अंडरग्राउंड नीचे है और वो इलाका युद्ध वाला इलाका है। वहाँ से एक भी अभी तक रेस्क्यू नहीं हुआ है, क्योंकि वो पूरा युद्ध वाला इलाका है। लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, लेकिन मैंने इनको आश्वस्त किया है कि पूरी भारत सरकार लगी है। कटिहार के कोढ़ा थाने में शिवरात्रि के मौके पर अनोखी परंपरा चलती आ रही है। शिवरात्रि की रात में यहां बारात निकलती है और यहां के थाना प्रभारी को दूल्हा और उनकी पत्नी को दुल्हन बनाया जाता है। ये आयोजन कई सालों से चलता आ रहा है। कल रात बारात निकली, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। थाना प्रभारी हर साल की तरह बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे और परंपरा को निभाया। भैया की शादी है जी सर। ये कोढ़ा थाना का एक परंपरा है जो बहुत दिनों से चली आ रही है। जो पूर्व के थाना प्रभारी हैं वो उनके द्वारा ये परंपरा चलाई गई है और मैं उनका उत्तराधिकारी होने के नाते इस परंपरा को निभा रहा हूँ। और उसके बाद हमारे बाद आने वाले भी इस परंपरा को निभाएंगे। ये कोढ़ा थाना परिसर में पूर्वजों से यह यहाँ का जो प्रथा है कि यहाँ के थाना अध्यक्ष उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर शिव पार्वती का एक स्वरूप बनते हैं और उनका विवाह हो जाता है। ये हम लोग का पूर्वज। यूक्रेन में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को लगाया है। जनरल वीके सिंह पोलैंड में हैं, जहां से वे भारतीय छात्रों को घर भेज रहे हैं। वीके सिंह ने एक फ्लाइट में छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि कोई डरे नहीं, सभी को सुरक्षित निकाला जाएगा। छात्रों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। Everybody happy? Yes, sir. आवाज से नहीं पता चल रहा है। अब वापस जा रहे हो, एक बार जरा जोर से भारत माता की जय बोल दो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातरम। 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 जय। Wish you all the best.
Let's hope everything quietens down and you can continue your studies. Yes, sir. All the best. Take care. Welcome. Good evening. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रूस के साथ